नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत के मीडिया में महिलाएं कामकाज के स्तर पर तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं, पर मीडिया में उनकी हिस्सेदारी आज भी बहुत कम है। अंग्रेजी मीडिया में कुछ बढ़ी है, पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के मीडिया में उनकी संख्या 15% पार नहीं कर सकी है। निर्णायक पदों पर उनकी उपस्थिति और भी कम है। दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के मुकाबले कुछ अधिक है। देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर महिलाएं पदस्थापित रहीं। आज भी कई शीर्ष सरकारी या संसदीय पदों पर वे आसीन हैं। प्रशासनिक, तकनीकी, चिकित्सा और बैंकिंग सेवाओं से लेकर निजी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, पर मीडिया में आज भी संपादक या निर्णयकारी पदों पर इक्का दुक्का महिलाएं ही पहुंच सकी हैं। अगर कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो भाषाई मीडिया में, जिसकी जनता के बीच पहुंच सबसे अधिक है, बड़े पदों पर उनकी संख्या नगण्य है। टेलीविजन और प्रिंट में कई चमकदार नामों के बावजूद मीडिया में महिलाओं की यह स्थिति है। सवाल उठता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? परिस्थितियां, प्रक्रियाएं या संस्थाएं? मीडिया मंथन में आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे अपने 4 खास मेहमानों के साथ। आज की चर्चा में भाग ले रही हैं देश की जानी मानी पत्रकार उषा राय, नवभारत टाइम्स में लंबे समय तक काम कर चुकी और अभी फाउंडर एडिटर हैं अंतिम जन की मणिमाला। हमारे साथ हैं स्मिता गुप्ता, द हिंदू अखबार की एसोसिएट एडिटर, और शीबा असलम फहमी, वरिष्ठ पत्रकार। हम कोशिश करेंगे कि रांची से हम वहां की बहुत ही सक्रिय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता वासवी किडो से भी बात करें। शुरुआत करते हैं स्मिता, हम आपसे। हमारा सवाल यही है कि अगर इतने चमकदार नाम हैं आज मीडिया में, महिलाओं की एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे अन्य पदों पर हैं, लेकिन जो भागीदारी निर्णयकारी पदों पर महिलाओं की है, अंग्रेजी में थोड़ी बढ़ी है, विजुअल में और बढ़ी है, लेकिन भाषाई पत्रकारिता में बहुत बिल्कुल नगण्य है, गिनने लायक नहीं है। और अंग्रेजी में भी इतनी नहीं है जिस पर आप कह सकें कि आधी आबादी को आपने बहुत अच्छी हिस्सेदारी हासिल करा दी है। क्या सोचती हैं, कैसे समझती हैं? नहीं, ये सच है कि अभी भी जो पत्रकारिता है एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन अभी तक रह चुकी है। इसका क्या वजह है? एक तो है कि जब मैं 1979 में मेरा करियर शुरू हुआ था, तब बीट सिस्टम जो था उसमें भी एक था कि जो सोशल इश्यूज़ है उस पे ही महिलाएं को दिया जाता था। राजनीति या जो भी कश्मीर या कोई भी दांतेवाड़ा या इस टाइप का जो राइट्स, इन जगहों पे महिलाओं को भेजा नहीं। चैलेंजिंग काम कम। मगर धीरे धीरे हम लोग उसमें भी हमको भी हिस्सेदारी मिला, मगर जो डिसीजन मेकिंग जो है उसमें बहुत ही कम अभी भी है। अभी आप देखेंगे कि एडिटर, जो फुल फ्लेज एडिटर मृणाल पांडे जी थी दैनिक हिंदुस्तान की, और हमारे अखबार में डॉक्टर मालिनी पार्थसार थी, मगर शायद इन दोनों को छोड़कर अखबारों में वो हिंदी कोई भाषा में हो या अंग्रेजी में हो। शिलोंग टाइम्स में पैट्रिसिया मुखिम हैं, लेकिन और भी कुछ एक रीजनल अखबारों में हैं। हाँ, जी, साउथ में है। लेकिन आप ये बात सही कह रही हैं कि संख्या गिनने लायक है, बिल्कुल गिनी चुनी। एक चीज़ है कि जो पत्रकारिता में शायद जो मेरिट होता है वो बहुत ही कम देखा जाता है। ये एक परंपरा रह चुका है, और लोग जब कोई भी एडिटर की नौकरी आती है या कोई ऊंचे पद की, तब महिलाओं को वो देखते ही नहीं हैं। और क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में, मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, कि वो सोचते हैं कि ये कर नहीं पाएंगे। शिबा, हम आपके सामने एक बहुत ही संक्षेप में एक सर्वेक्षण रखना चाहते हैं। उसकी 2-3 लाइनें। अंग्रेजी और विजुअल में
खासकर विजुअल अगर देखा जाए उसमें टेलीविज़न में तो संख्या बढ़ी है अंग्रेजी में महिलाओं की। CSDS ने 2006 में एक सर्वे किया था इंडियन मीडिया के बारे में, खासकर दिल्ली से जो प्रकाशित अखबार हैं और दिल्ली से जो ब्रॉडकास्ट होने वाले चैनल हैं, उसमें उसने पाया था कि राष्ट्रीय मीडिया में महिलाओं की संख्या 17% है ब्रॉडली सब मिलाकर, इसमें अंग्रेजी शामिल है। अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में तकरीबन 16% हैं। निर्णयकारी पदों पर उनकी संख्या कम है। अंग्रेजी की जो टीवी पत्रकारिता है उसमें सबसे अधिक महिलाएं, उनकी भागीदारी है 32%, लेकिन हिंदी टीवी में सिर्फ 11% और हिंदी के प्रिंट में 14%, लेकिन निर्णयकारी पदों पर नगण्य, इसके बावजूद कि हिंदी में एक महिला पत्रकार को संपादक बनने का मौका मिला, लेकिन निर्णयकारी पदों पर इसके अलावा बहुत संख्या कम रही है। हम आपसे जो समझना चाहते हैं, आपका लंबा अनुभव है, आप बहुत एक्टिव भी हैं, क्या इसकी वजह यह है क्योंकि जो पद जिन पदों पर महिलाएं आज भी हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं बड़े नौकरशाह परिवारों से आती हैं या स्वयं पत्रकारिता में उनके घर के लोग पहले बड़े पदों पर रहे हैं या वो उच्च मध्यवर्गीय उच्च वर्णीय पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन आम समाज की जो महिलाएं हैं, खासकर सबाल्टर्न समाज अगर कहा जाए, उनके बीच से आने वाली महिलाएं, बहुत मुश्किलात है उनके सामने, बहुत चैलेंज है। ये क्या वजह है आपको लगता है? मुझे लगता है CSDS का जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं हैं। वर्नाकुलर का और अंग्रेज़ी का जो भेद बाकी सब जगह दिखता है वही मीडिया में भी दिखता है। दूसरी बात यह है कि जितना भी आप जैसे ही इंटीरियर में जाने लगेंगे, मेट्रोज़ को छोड़ देंगे, मुफस्सिल टाउन्स में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जो सुरक्षा का जो सवाल है और उसको चैलेंज से जोड़ करके देखा जाता है, तो ऐसी जगहों पर महिलाओं को भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है। दूसरी बात ये कि जितने भी निर्णय लेने वाला जो वर्ग है वो हिंदी पत्रकारिता में अगर आप देखें तो अब तो शायद संपादकों के हाथ से भी जा रहा है। सीधे जो मालिक हैं, जो बनिया वर्ग से आते हैं, जो मालिक हैं, जो लाला हैं, वही निर्णय ले रहे हैं और उनके यहाँ खुद कितनी महिलाओं को उनके परिवार में या उनके संस्थाओं में कितनी आज़ादी है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। एक बात और है कि प्रिंट और टीवी में बहुत बड़ा फ़र्क हमें हमेशा दिखता रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही टीवी पर दर्शनीयता के पैमानों पर को सामने रख करके महिलाओं को न्यूज़ रीडर के तौर पे लिया जाता रहा और जो कालांतर में पत्रकार भी बन गई या एंकर्स के साथ साथ वो एक गंभीर पत्रकारिता के लिए भी उनको तय किया गया। तो ये जो एक रवैया है कि महिलाओं के लिए पहला जो चुनाव का जो टीवी पत्रकारिता में जो चुनाव का जो पहला पैरामीटर है वो यही है कि आप दिखती कैसी हैं, आप मापदंडों पे कैसी उतरती हैं, उन आधारों पर आप चुन करके लाते हैं न्यूज़ रीडर के तौर पे और उनको बाद में एंकर पत्रकार के दर्जे पर पहुंचाया जाता है धीरे धीरे। तो सवाल यही है कि वो सारी पितृसत्ता और वो सारा मर्दवाद वो वहां पर भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे और क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन शिवा, हम आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहते हैं। हम एक चीज और समझना चाहते हैं आपसे कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो एक तरह से एंकर्स हैं, अंग्रेजी में हों या हिंदी में हों, जिनको देखकर, जिनके कामकाज से प्रभावित होकर बहुत सारी लड़कियां जो मास कम्युनिकेशन की तरफ जाती हैं, पत्रकार बनने का सपना देखती हैं, लेकिन अगर एंकर्स को छोड़ दिया जाए, जो स्टार जर्नलिस्ट कही जाती हैं टेलीविजन की, जो निर्णय के पद हैं, जो वो कहती हैं, जो वो ब्रॉडकास्ट करती हैं, जो कंटेंट डिसाइड करती हैं, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी महिलाएं बिल्कुल कम हैं, लगभग नगण्य हैं। यानी जो न्यूज रूम में एक तरह से जिस तरह के मर्दवाद की बात आप कर रही हैं वही दिखाई पड़ता है। वजह क्या है? आप ये बताइए कि काम के बाद के जो घंटे हैं, शाम के जो घंटे हैं, उसमें जो महफिलें सजती हैं और जहां पर ये तय होता है कि कौन क्या ज्वाइन करेगा, कौन क्या करेगा, और मालिकों के नज़दीकी बढ़ाई जाती है, जिस समय नेटवर्किंग जिसको हम अनऑफिशियल उसमें भाषा में बात करें तो जोड़ तोड़ जिसको हम कहते हैं, उनके लिए महिलाओं के पास ना समय है, ना अवसर है, ना समाज उसकी इजाज़त देता है। अगर महिलाओं को उस तरह की आज़ादी मिले तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट, ये देखिए कॉर्पोरेट कल्चर का मीडिया है। लेकिन मणिमाला, हमारा सवाल जो था उसमें एक अनुत्तरित हिस्सा है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या महिला को एक मोनोलिथिक एकल इकाई के तौर पे देखा जाए? क्या जो टेलीविज़न अंग्रेजी का है या इवन हिंदी में भी जो महिलाएं आ रही हैं खासकर बड़े पदों पर,
उसमें आप देखती हैं कि एक उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनकी सोशल बैकग्राउंड है, और बहुत सारी जो लड़कियां, जो छात्राएं जो मास कम्युनिकेशन में आज पढ़ रही हैं और जो सपना देख रही हैं अच्छा जर्नलिस्ट बनने का, जो बहुत पिछड़े समाजों से आती हैं, पिछड़े इलाकों से आती हैं, उनमें कितनी सक्सेस स्टोरी है जो पत्रकार बनने की। तो क्या जो हिस्सेदारी है उसमें क्या एक ख़ास वर्ग, एक ख़ास समुदाय ही ज़्यादा डोमिनेंट है, और इस तरह महिलाओं के जो व्यापक समाज हैं, जो खासकर साधारण पृष्ठभूमि की महिलाएं वो मिस कर रही हैं पत्रकारिता में स्थान अपना? देखिए, ये स्थिति सिर्फ मीडिया में हो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे समाज में, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठहरा हुआ है, बिल्कुल ठहरा हुआ, उसमें कोई हलचल की गुंजाइश बनने नहीं दी जा रही है। बाधाएं इतनी ज़्यादा हैं। जर्नलिज्म के बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। करीब आज से 30-35 साल पीछे जाएं तो कम थे। इनमें से ज़्यादातर प्राइवेट हैं, एक दो को छोड़ करके, जो सरकारी हैं। यहाँ उन्हें किसी भी तरह का, जो आप कह रहे हैं मार्जिनलाइज सेक्शन, किसी भी तरह की सुविधा अलग से उनको दी नहीं जाती है। फीस इतनी महंगी, घर से बाहर निकल के जाके पढ़ना, ये उनके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और अब ये जर्नलिस्ट बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गए हैं कि आपके पास मीडिया का, जर्नलिज्म का कोई डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। जब आप आए थे मीडिया में तो वो एसेंशियल नहीं था, है तो ठीक है, पर होना ही चाहिए। हमारे पास भी नहीं था उस वक्त, आपके पास भी नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि पूरा समाज सिर्फ ऊपर के 20% में हलचल है, उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा विकास है कि आज ठहर ही नहीं पा रहा। भाई इसमें इतनी हलचल है कि वो कहीं भी ठहर नहीं पा रहा, और बाकी का 80% का समाज है वो इतना ठहरा हुआ है कि उसमें कोई हलचल ही नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब एक तो महिलाएं, दूसरे हाशिए पर की महिलाएं, तो उनको कई तरह की जड़ताओं से जूझना पड़ रहा है जो हाशिए पर की महिलाएं हैं। और हमें दो तरह की जड़ता से जूझना पड़ रहा है आज। एक तो जो पारंपरिक जड़ता है, जाति की, औरत आदमी के फ़र्क की, सुरक्षा के सवाल, और एक जो आधुनिकता के नाम पे जो जड़ता आ रही है, विकास के नाम पे जो जड़ता मतलब समाज को एक बड़े हिस्से को जड़ बना रहा है। जब आप उसको आगे बढ़ने की जगह ही नहीं दे रहे हैं, इतनी महंगाई, और एक दूसरी बात कि पहले जैसा कि आपने कहा, पहले एक प्रोसेस थी जिसमें इम्तहान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और हमारे अब वो गायब है बिल्कुल। अब वो चैनल ही नहीं है, तो जिसकी पहुंच है सिर्फ वही आ पा रहा है। उषा राय जी, तो क्या आप लोग, मैं अभी पढ़ रहा था प्रेस इंस्टीट्यूट का एक शोध सर्वे कह सकती हैं कि 1964 तक हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में एक भी महिला नहीं थी। प्रभा दत्त प्रशिक्षु बनकर आई, परखा की माँ। संपादक मुलगांवकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में कोई महिला रखी गई तो आप ही होंगी। टाइम्स में भी मिड 60s तक सिर्फ एक पत्रकार थी, उषा राय, आप यहाँ मौजूद हैं। मिड 50s में कमला मनकेकर थी, राज चावला स्टेट्समैन में थी। 64 से 72 के बीच में उषा राय और माया शर्मा नवभारत टाइम्स, आप टाइम्स में थी, माया शर्मा नवभारत टाइम्स में थी। मेरे कई लेख उन्होंने छापे थे अपने ज़माने में। पूरे फ्लोर पर 2 ही महिलाएं थीं। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो आपने यात्रा, जो लंबी यात्रा आपने जो पूरी की है, आप कैसे देखती हैं? अगर यूरोप को देखती हैं आपने दुनिया घूमा है, आप चीज़ों को आप पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, क्या भारत समाज, जैसा मणिमाला कह रही हैं कि पहले तो यह भी गुंजाइश थी कि मणिमाला भी पत्रकारिता में आ सकती थी। मैं नहीं जानता कि आज मणिमाला जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, जिस जद्दोजहद, जिस संघर्ष से आती हैं, क्या उसमें किसी महिला को इनकी तरह वरिष्ठ पत्र या एक बड़े ग्रुप में पत्रकार बनने का सौभाग्य मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मैं नहीं समझता, क्योंकि दिखता कम है ऐसा। क्या ये परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दिया? हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ी, और उसमें भी इंक्लूसिवनेस क्यों नहीं आई महिलाओं के भी मामले में? मैं पहले बताऊंगी कि मैं जब प्रेस इंस्टीट्यूट में थी 2004 में, मैंने 2 सर्वे किया है वुमेन जर्नलिस्ट से, एक नेशनल कमीशन के लिए और प्रेस इंस्टीट्यूट के लिए। फर्स्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन वुमेन जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया के था। फिर अभी 2 साल पहले जब स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट पैम राजपूत निकाल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसमें एक मीडिया सेल बना था कि वुमेन इन द मीडिया, उसको देखने, तो उसका मैं देख रही थी, मैं और पैमेला फिलिपोस। तो उस टाइम जो हमारे सामने मुद्दे आए वो आपको बताएंगे हम। बात यह है कि पूरा सिस्टम अखबार का बदल गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है अखबारों में।
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होता है, ख़ासतौर जो रीजनल प्रेस है, हिंदी मीडिया है, उर्दू में तो कोई बहुत ही कम औरतें हैं, ना के बराबर है, वो ये देखते हैं कि वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं 2 साल 3 साल, यंग लड़कियां शादी करेंगे तो उनको लगता है कि फिर उनको मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा, तो इसलिए वो लेना नहीं चाहते हैं उनको। हाँ, और दूसरा टेलीविज़न में हमने देखा है कि एक तो ये बात ये है कि फॉर द वुमन जर्नलिस्ट द बेस्ट ईयर्स ऑफ हर लाइफ आर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, है ना, वही है 24 साल से 30-35 साल के, व्हेन यू हैव टू पुट इन द मैक्सिमम वर्क, उसी टाइम है व्हेन यू हैव योर फैमिली एंड चाइल्ड रियरिंग एंड एवरीथिंग। और मैंने देखा है कि इट इज़, और जो हम लोग का सर्वे दिखाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली जो वुमेन टेलीविज़न में है, इट्स बहुत ही मुश्किल होता है उनको घर और अपना टेलीविज़न जर्नलिज्म को कंबाइन करना, बिकॉज टेलीविज़न इज 24 आवर जॉब और बहुत ही कम्पिटिटिव है, तो वो उसके वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं और इसीलिए वो ग्लास सीलिंग नहीं तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम अपना सब तो नहीं कर सकते। और मैंने ये भी देखा है कि कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं और विमेन जर्नलिस्ट आर सिंगल, शादी नहीं करते, जो आगे बढ़ रहे हैं वो शादी नहीं करते हैं या उनकी शादी टूट जाती है। दिस इज़ अ वेरी रियल फैक्टर। और नीदर द प्रिंट नॉर टेलीविजन इज रियली women's welfare and to see that उनको अच्छी तरह से उनको रखे कि so that she can progress। very few, मेरे ख्याल में एक NDTV है who gives big long maternity leave, मेरे ख्याल में 6 महीने वो तब दे रही थी, वो सरकार तो अब देने की बात कर रही है और वो उनकी नौकरी रखते हैं, पर तभी भी हमने देखा कि कई औरतें छोड़ के जा रही हैं because it's a very tough challenge combining both। प्रिंट मीडिया में तो रह रहे हैं जी, लेकिन टेलीविजन में काफी मुश्किल। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज अ बिग रीजन कि प्रिंट मीडिया में, और ये है और जगह भी है। हम एक छोटा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जो लौटेंगे तो अपने मेहमानों से हम इस विषय के दूसरे आयामों पर भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मीडिया में महिलाएं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी हिस्सेदारी कैसी है। हमारे साथ इस वक्त रांची से वरिष्ठ पत्रकार वासवी किड़ो भी कनेक्टेड हैं। हम वासवी, आप हमारी बात सुन रही हैं? बिल्कुल सुन रही हूँ। अच्छा, स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं जर्नलिस्ट, उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी। हम ये आपसे समझना चाहते हैं बहुत संक्षेप में, हमारे पास वक्त वाकई कम है। आपने लंबे समय तक अखबारों में काम किया और आपके काम को सराहा भी गया। आप ऐसे समाज से आई थी जहां आमतौर पे पत्रकार जहां से नहीं बनते हैं, आप तो महिला पत्रकार थी। हम ये समझना चाहते हैं कि आपने फिर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे अपनी पारी को आगे आप क्यों नहीं बढ़ा सकी? आप क्यों आपको लगा कि अब संस्थागत पत्रकारिता शायद आपसे संभव नहीं होगी? क्या आपके निजी अनुभव क्या हैं? ऐसी बात नहीं थी कि मैंने अपनी इच्छा से पत्रकारिता से किनारा किया। हालात और परिस्थितियां ऐसे बनाई गई कि मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। हमने 12 साल नेशनल हिंदी डेली जनसत्ता में काम किया और बहुत ही अच्छी तरह से कवरेज हमारे खबरों को दिया गया। जैसे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन ही चल रहे थे, आंदोलन की तमाम खबरों को हम लोगों ने बहुत ही प्रमुखता से कवर किया, जिसको जनसत्ता ने छापा। इसके अलावा तमाम जो आदिवासी बड़े आंदोलन थे विस्थापन के खिलाफ, उनको भी माननीय संपादक प्रभात जोशी जी ने काफी कवरेज दिया। लेकिन जब हमें कंफर्म करने की बारी आई तो हम कहीं नहीं थे। देखिए, आपके जो सवाल है वो मूलतः व्यवस्थागत सवाल है। पूरा जो सिस्टम है, सामाजिक जो ढांचा है, वो अभी भी औरतों के माकूल नहीं बन पाया है। औरतें अभी भी उपभोग और इस्तेमाल की चीज हैं। और जहां आदिवासी, दलितों, पिछड़ों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके लिए तो अभी भी अवसर बहुत ही कम है। बहुत ही संघर्ष करके अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है, स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, अपनी बातों को रखने के लिए बहुत
जद्दोजहद करनी पड़ती है हर एक फोरम में। नहीं, लेकिन आप सेक्टर आपने तमाम सेक्टर लेकिन आपने जिस अनुभव का जिक्र किया उसमें क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि फिर आपको मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में या एक फ्रीलांस लेखक के रूप में जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ी? देखिए, जब अलग राज्य के आंदोलन चल रहे थे तब हमने बढ़ चढ़ के सारे अखबारों के लिए बहुत ही आंदोलन की विभिन्न तरह की खबरें इकट्ठा की। आर्थिक नाकाबंदी हो, बड़ी रैलियां हो झारखंड मुक्ति मोर्चा की या अन्य रीजनल पार्टियों की या बाकी सारी चीजें, पॉलिटिकल जो न्यूज होते हैं। लेकिन जब स्टेट बन गया, जब राज्य का गठन हो गया 15 नवंबर 2000 को, तब मेरी उम्मीद बहुत ही आशा नहीं, वासवी हमारे पास समय कम है, हमारे पास हमें कंफर्म किया जाएगा। लेकिन अलग राज्य का गठन होने के बाद भी हमें कंफर्म नहीं किया गया और बाहर से कोई दूसरे पत्रकार को यहाँ कवरेज के लिए भेज दिया गया और कहा गया कि आप सत्ता पक्ष की कवर वो करेंगे, आप विपक्ष की आप करिए। अच्छा। तो इस तरीके से चीजों को हमें साइडलाइन करने की कोशिश की गई, तो नतीजा ये है कि हम वहाँ बहुत दिन रह नहीं सके। शिबा, आपने वासवी की बात सुनी। हम ये समझना चाहते हैं कि जो आज के तारीख में जो हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, टेलीविज़न में भी हम देखते हैं, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार के भी मामले आते हैं, अभी हरियाणा में दलित समाज की अनेक महिलाओं के साथ पिछले 5 वर्षों में बलात्कार की दर्जनों घटनाएं हुई, लेकिन हमने आम तौर पे नहीं देखा कि टेलीविज़न में काम करने वाली महिलाएं या इवन प्रिंट में भी उसको शिद्दत के साथ स्पॉट पे जाकर कवर किया जाए, जैसे पहले एक ज़माने में होता था। महिलाएं भी जाती थीं, पुरुष भी जाते थे। तो बचना खबरों से, इस तरह की खबरों से बचना, ये जो पहलू एक सामने आया है कि महिला पत्रकार भी जो बड़े पदों पर हैं या जो कंफर्टेबल हैं, जो स्टार एंकर्स हैं, वह भी कारपोरेट पॉलिटिशियंस, खासकर सत्ता संरचना से जुड़ी खबरों पर ही जोर देती हैं। उनके भी नाम कई बार कारपोरेट और पॉलिटिशियन की जो दुरभिसंधि है उसमें भी आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई ऐसे स्कैंडल हुए हैं जिसमें ऐसी स्टार महिलाओं के भी नाम आए हैं। देखिए, महिला पत्रकार भी उतनी ही एम्बिशियस हो सकती है इस कॉर्पोरेट जगत में जितना कोई पुरुष पत्रकार होता है। एक बात और ये देखने की है कि प्रतिबद्धता का जो सवाल है, मुद्दों के साथ प्रतिबद्धता का सवाल है, वो अब पत्रकारिता का जैसे सवाल ही नहीं बचा है। वो शायद एनजीओ सेक्टर के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया या एक्टिविस्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो अब पत्रकारिता में दिखता ही नहीं है। तीसरी बात ये है कि देखिए, आज भी संपादक अभी आपने देखा गुरमेहर कौर का मामला जब सामने आया तो पूरी प्रिंट मीडिया और पूरा टीवी जगत क्या कर रहा था? वो वही कर रहा था जो सत्ता वर्ग चाहता था। और सत्ता वर्ग, चाहे वो कॉरपोरेट मालिक हो, चाहे वो मीडिया के संस्थान में अंदर बैठा हुआ मालिक हो या संपादक हो, वो एक ही तरह का वर्ग है और उस वर्ग हित के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये देखिए कि चाहे सोनी सोरी का मामला हो, चाहे गुरमेहर कौर का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, वो सारा कुछ वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हम जैसे लोग जब टीवी डिबेट में जाते हैं और अगर दयामणि का या सोनी सोरी का नाम लेना चाहते हैं तो महिला एंकर जो होती हैं वो कहती हैं, वो टोक देती हैं कि शिवाजी मुद्दा ये नहीं है, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं। तो अगर महिला एंकर के लिए भी सोनी सोरी मुद्दा नहीं है, गुरमेहर मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा वो है किसके लिए? बहुत सीरियस समझने की बात है। ये उषा जो कह रही हैं शिवा, क्या न्यूज़ रूम को डोमिनेट करने वाले जो लोग हैं, अगर हम एक्सक्लूसिवली बिल्कुल कहें कि भाई ये जो संपादकीय जो वर्चस्व जिनका है, संपादक हैं, क्या उनके रोल, उनके सोच, उनकी दिशा जो सोचने की है उसमें जो फ़र्क नज़र आता है आज और पहले का आप देखती हैं, क्या है फ़र्क पहले और कितना इम्पैक्ट किया है इसने? पहले के जो जर्नलिस्ट थे और जो एडिटर्स थे खासतौर, और जो हेड करते थे, जॉर्ज वर्गीस थे, वो तो पीपल ऑफ ग्रेट स्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल्स थे। वो तो इतने लिबरल, फेयर माइंडेड, वो विमेन को इनकरेज करते हैं। बहुत सारे लोग थे जो हर एक अखबार में थे, अजीत भट्टाचार्य जी थे या हिंदी के कई अखबारों में, वेरी गुड पीपल वी हैड। और अब देख रहे हैं द क्वालिटी इज सफर्ड, इट्स ऑल बिकम पॉलिटिसाइज्ड। अखबारों में वो चाहते हैं कि जो उनका बिजनेस बढ़ाए, जो उनको कॉन्टैक्ट्स बनाए, उस किस्म के लोग ही वो चाहते हैं एडिटर्स के लिए। तो इसलिए वो यू डोंट गेट द सेम क्वालिटी ना। सेम थिंग इन टेलीविजन, ऑल टेलीविजन चैनल्स आर ईदर विद वन पार्टी और अदर, दे कांट बी इंडिपेंडेंट। तो क्या माना जाए स्मिता की, चाहे पुरुष हों चाहे महिला पत्रकार हों,
चाहे उनकी इच्छा जो भी हो, क्या वो इस कॉर्पोरेटाइजेशन के इस दौर में जब खबरों को, सच को ट्रिविलाइज करने का ये भयानक दौर शुरू हुआ है, क्या इसमें सभी टूल बन गए हैं, उपकरण एक बन गए हैं? बिल्कुल, मुझे ये लगता है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे जब कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ तब जिस अखबार में अभी काम कर रही हूँ वहाँ की बात नहीं, और एक अखबार 10-15 साल पहले की, ये कहा जा रहा था कि जो खबर आप छापेंगे इट शुड बी गुड न्यूज़। तो अब यदि गुड न्यूज़ होना है तो फिर दलितों की हत्या या किसी औरत का रेप, बलात्कार, ये सब तो गुड न्यूज़ नहीं है। एक अखबार ने तो गुड न्यूज़ का पेज शुरू कर दिया है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा मामला हो गया, तो उसके लिए जगह ही नहीं था। तो जो उस विषय पे रिपोर्टिंग करना भी चाहे वो छपेगा ही नहीं। ये कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक मणिमाला, बिल्कुल आखिर में हम समापन कर रहे हैं कार्यक्रम का, आप क्या कहेंगी? मुझे जो सारे लोगों ने कहा उससे सहमति तो बनती ही है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के इस दौर में का मुद्दे पीछे ढकेले जा रहे हैं, और मैं सबसे संघर्ष बहुत हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत हैं, पर महिलाएं लड़ लेती हैं उन सारी चीज़ों से। मेरे लिए सबसे बुनियादी चीज़ है अवसर का मिलना, महिलाओं के लिए भी और हाशिए वाले समाज को भी। आज अवसर ही नहीं दिया जा रहा है उनको आने का, काम करने का। जब उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम करने का, मुद्दे उठाने का, तो उठाएं तो कैसे? दूसरी बात कि हम फ़र्क करते हैं, दिल्ली में कोई रेप हुआ किसी संभ्रांत महिला परिवार के साथ, मुझे दर्द उनके लिए भी उतना ही है, किसी भी महिला के साथ हो दुनिया में कहीं भी। इवन जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है किसी को भी दुश्मन देश कहना या दुश्मन ब्रांड करना, लेकिन वही अगर आदिवासियों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, तो वो रेप हमें दर्द नहीं देता, हमें दुख नहीं देता, तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे कैसे? तो एक पूरा बिखरे हुए समाज में जहां आप अत्याचार को भी कई आईने से देखते हो, ये किस पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तब ये अत्याचार है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या बिल्कुल अंत में क्या ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन और खबरों का उसके पैरेलल लोकलाइजेशन, तो क्या इस दौर में पत्रकारिता, सोच, विचार, सबकी संवेदना सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, दायरा बिल्कुल सकरा होता जा रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि हम संवेदन शून्यता के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब कोई अपनी बीवी की लाश को कंधे पे ढो करके ले जा रहा है क्योंकि उसे कोई सवारी नहीं मिलती शमशान दफन करने। इससे ज़्यादा संवेदन शून्यता की स्थिति और क्या? मैं समझता हूं कि देश की 4 प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार और रांची से वासवी, इन सब ने मीडिया में महिलाएं इस विषय के विविध आयामों को छूने की कोशिश की है। संक्षिप्त समय के बावजूद, सीमा हमारी थी समय की, मुझे लगता है कई सवाल उठे हैं, और ये सवाल सचमुच झकझोरने वाले हैं, क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि महिलाएं संख्या में कितनी आ रही हैं, सवाल यह है कि पत्रकारिता को वो बदलने की उनकी इच्छा अगर है तो वो बदल क्यों नहीं पा रही हैं, और कैसे बदलें? वो स्वयं बदली जा रही हैं, स्वयं एक टूल के रूप में जो हैं वह भी एक उपकरण के रूप में कन्वर्ट की जा रही हैं। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि भारत के आम पत्रकारों की तरह भारत की आम महिला पत्रकारों की भी समस्या है। हालांकि उनकी समस्या विशिष्ट जरूर है, लेकिन विशिष्टता के बावजूद ये पत्रकारिता के बेसिक जो कंसर्न्स हैं, जो बुनियादी सरोकार हैं, उनकी समस्या है, और इस पर एक व्यापक बहस की ज़रूरत है। केवल बहस से नहीं, बल्कि इसके लिए एक सक्रिय हस्तक्षेप की ज़रूरत है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।